हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जो कक्षा 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वो स्टार्ट किया था। अब तक बच्चों हमने 7 लेक्चर्स यानी कि 7 वीडियो जो हैं वो शूट किए हैं और 7 वीडियोज के ज़रिए हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश की। हम चल रहे थे बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। उसमें हमने सबसे पहले देखी थी बच्चों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद देखी थी बच्चों हमने वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं बच्चों हम अपघटन अभिक्रिया, या तो कह दीजिए वियोजन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं बच्चों हम अपघटन अभिक्रिया। ये बच्चों 3 टाइप की थी। कितने टाइप थे बच्चों? 3 टाइप थे। उसकी बात हमने कर ली थी। आज जो है बच्चों उसमें हम चलेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया पर। कौन सी बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी अभिक्रिया में, मान लो किसी अभिक्रिया में आपके पास 2 तत्व हैं मेनली। उसमें से एक तत्व होगा बच्चों, एक तत्व जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, अधिक क्रियाशील होगा, और दूसरा तत्व होगा बच्चों वो कम क्रियाशील होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ बच्चों एक एग्जाम्पल के लिए, तो सबसे पहले मैं इसकी आपको एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इसको परिभाषा बता देता हूँ बच्चों, डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम एनसीईआरटी की तरफ चलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि प्लेसमेंट मतलब उसके किसी तत्व है उसके स्थान को क्या कर दें? रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे कि यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में 2 तत्व होंगे बच्चों, एक अधिक क्रियाशील और एक कम क्रियाशील। तो यदि किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा क्या कर रहा है बच्चों? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया जाए या विस्थापित कर दिया जाए, यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है, तो इसे कौन सी विस्थापन, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा बच्चों? कि कोई हमारे पास अधिक क्रियाशील तत्व है। मान लीजिए हमने ले लिया बच्चों जिंक, ले लिया बच्चों हमने। क्या ले लिया बच्चों? जिंक। अब जिंक बच्चों मैंने लिया है, ये सॉलिड है। जब मैं इसे बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता हूँ, और ये विलयन है इसलिए मैं क्या लिखूँगा बच्चों? AQ। मैंने क्या लिया है? एक जिंक की, या तो आप दानेदार जिंक ले लीजिए या आप जिंक की बच्चों रॉड ले सकती हो, ठीक है। तो जब मैं जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता हूँ, कॉपर सल्फेट का विलयन जो आपको पता है बच्चों नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का। तो आप क्या करना है, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही डालेंगे बच्चों, तो देखिए अब हमें पता है बच्चों कि जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील तत्व है और जो कॉपर है वो क्या है बच्चों? कम क्रियाशील तत्व है। तो ये जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो इस यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। यानी कि ये जो जिंक है वो कॉपर को हटा देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ZnSO4, जो कॉपर सल्फेट था, अब वो क्या बन जाएगा बच्चों? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गई बच्चों? फ्री हो गई। अच्छा, ये क्या है? AQ, यानी कि जल के विलयन के रूप में है, और यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगी बच्चों? सॉलिड रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। किस रूप में? सॉलिड रूप में। तो बच्चों ये है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा क्या लिखी है बच्चों? मैंने सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसको बच्चों? कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ये आपके पास रिएक्शन है। अब इसका एक्सपेरिमेंट है,
उसको हम बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई होगी बच्चों, बिल्कुल ईजी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित किया जाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, एक शर्त है बच्चों जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही होगी, वो क्या है कि सर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है ना बच्चों। ये आपको दिक्कत आ रही होगी, सर हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सा अधिक क्रियाशील है कौन सा कम। तो बच्चों इसके लिए हम आगे बात करेंगे। हालांकि वो चैप्टर नंबर 2 या 3 में एक सारणी हमें दी गई है जिसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, या हमारे 10th लेवल पर उसको जानते हैं बच्चों सक्रियता श्रेणी नाम से। किसके नाम से बच्चों? सक्रियता श्रेणी। वो क्या है बच्चों? एक ऐसी टेबल है, ऐसी सारणी है जो तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के या अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम पर व्यवस्थित करने पर बनाई गई है। उसकी बच्चों मैंने आपको वीडियो, पिछले साल मैंने उसका वीडियो बनाया था, सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें, सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको वो टेबल कैसे याद करनी है, कैसे बनानी है। उस टेबल से आपको पता लगेगा कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। अगर आपको ये पहचान हो गई बच्चों कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, तो बच्चों विस्थापन अभिक्रिया चुटकियों का खेल है। ठीक बच्चों, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको NCERT पढ़ाता हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। आज की जो हेडिंग है इस वीडियो की, तीसरी अभिक्रिया बच्चों क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्रियाकलाप 1.9। अब तक सारे क्रियाकलाप, सारे एक्सपेरिमेंट जो आए हैं बच्चों अपनी NCERT में, वो हमने सॉल्व किए हैं। पाठगत प्रश्नों को एंड में करेंगे बच्चों। देखिए अब क्या कह रही है हमारी जो NCERT है, वो लोहे की 3 कील लीजिए। ये बच्चों 1, ये 2 और ये 3। मैंने क्या कहा? लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। कील लेना है बच्चों और इसे रेगमाल से, जो पेपर आता है बच्चों, उससे आपको साफ कर लेना है, ताकि जो लोहे की सतह है या कील की सतह है वो साफ हो जाए, उस पर कोई जंग या कोई गंदगी, मिट्टी, धूल वगैरह लगी है तो वो क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाए। ठीक। A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। ठीक है भैया, ये 3 कील ली थी भैया, और ये हमने एक परख नली ली, ये हमने दूसरी परख नली ली। इस परख नली को, अच्छा इसको मैं नाम दे दूँ 1 कील को 1, 2, 3, और इसको मैं देता हूँ परख नली को, एक A है और दूसरी B है। ठीक है बच्चों, 2 परख नली ले ली, 3 कील ले ली। प्रत्येक परख नली में 10 ml 10 मिलीलीटर क्या लेना है बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। मतलब इसमें भी कॉपर सल्फेट लेना है, और आपको पता है बच्चों नीले रंग का होता है, तो मैंने इसमें ले लिया बच्चों ये क्या है बच्चों? जो ब्लू कलर से हमने बताया है, ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कितनी मात्रा लेनी है? 10 ml। आपको ये याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मात्रा लिख सकते हैं आप। तो 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक क्या करना है? डुबो कर रखना है, और तुलना करने के लिए 1 कील को अलग रखिए। अब इनमें से आपको कोई सी भी 2 किलो को क्या करना है बच्चों? ये 2 कील ली, इनको धागे की सहायता से बांधा, और इन दोनों किलों को हमने कॉपर सल्फेट की जो विलयन है उसमें क्या किया है बच्चों? डुबो देना है। ये लो, और ये धागे की सहायता से बंधी है, तो मैं इस प्रकार क्या बना सकता हूँ बच्चों? धागा बना सकता हूँ। और ये हम कहीं स्टैंड जो लेंगे उस पर इसको क्या कर देंगे बच्चों? ये स्टैंड लिया है मान लीजिए, तो इस स्टैंड पर इसको बांध देंगे। ठीक। और कितने मिनट तक बच्चों? 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद दोनों किलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालेंगे। इन दोनों किलों को हम कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालेंगे। इसका कुछ नहीं किया बच्चों हमने, और इसका भी हमने कुछ नहीं किया है। इनको हमने इसलिए लिया ताकि इन किलों का जो कलर चेंज होगा उस कलर को इस कील के कलर से मिलाएं, और इसके विलयन का जो कलर का चेंज होगा उसको इस विलयन के कलर से मिलाएं। इसलिए हमने इन 1 कील को और 1 परख नली को बिल्कुल कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने मिलान करने के लिए उनको यूज में लिया है। ठीक। परख नली A ये वाली है, परख तथा परख नली जो B है में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करनी है। मतलब कौन सा कलर A परख नली का या B परख नली का, कौन से परख नली का रंग जो है वो तीव्रता, इंटेंसिटी ज़्यादा दर्शाएगा। मतलब कौन ज़्यादा गहरा नीला है और कौन कम नीला है, या वास्तव में कलर चेंज हुआ है। या तो हमें चेक करना बच्चों नीला कलर है
गहरा है या कम है, या फिर नीला कलर है या नहीं है। ठीक, तो कलर चेंज हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना करनी है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डूबी रंग जो कील थी उनके रंग की तुलना करनी है बच्चों इस कील से। किससे? बाहर की रखी जो कील है उससे तुलना करनी है। अब बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, है ना। लोहे की कील डाली कॉपर सल्फेट के विलयन में। ठीक, अब ये इस चित्र जो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये हमारी डायग्राम दे रखा है बच्चों एनसीईआरटी में। ये स्टैंड बना, ये अपना स्टैंड है बच्चों। इसमें इस परख नली को कसने के लिए यहाँ पर ये क्लैंप लगे होते हैं बच्चों, इसको क्लैंप कहते हैं हम। ठीक है, एक धागे की सहायता से 2 कीलों को लिया है और धागे को इस स्टैंड से बांध दिया है। परख नली है, ये धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, और ये है लोहे की कील। और यहाँ लिखा हुआ बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। किसके विलयन में डूबी हुई हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलें। यानी कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया है और लोहे की क्या डाली है बच्चों? कीलें डाली हैं। क्या विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, आगे चर्चा करते हैं बच्चों। अब देखो इसकी मैं अगर रिएक्शन लिखने की बात करूँ बच्चों, तो आयरन की कील ली है तो सॉलिड है बच्चों, आयरन धातु है, सॉलिड है। कॉपर सल्फेट का हमने जलीय विलयन लिया है तो बच्चों AQ। अब ये दोनों जब क्रिया करेंगे तो बच्चों क्या बनाएगी? FeSO4 जो AQ, और बच्चों कॉपर क्या हो जाएगी अलग, और ये क्या होगी? सॉलिड। इस प्रकार की हमारे पास क्या आएगी बच्चों? रिएक्शन आएगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन ये होगी। ठीक बच्चों, तो आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। क्या कहती है हमारी NCERT? तुलना करने के लिए उसने कहा है बच्चों, तो आइए हम तुलना करते हैं। इतना ले लेते हैं इसको, क्योंकि नीचे फिर अगली रिएक्शन की बात आएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहे हैं? अब आपको ये डायग्राम भी देख लेना है, और ये डायग्राम क्या है बच्चों पहले मैं वो बता देता हूँ कि प्रयोग से पहले ये वाला है और उसके बाद ये वाला है। लोहे की कील की और कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करना है। एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद कील की भी तुलना करनी है और विलयन की भी तुलना करनी है। ठीक, लोहे की कील जो थी बच्चों, ये पहले वाली जो कील है वो है हमारे पास, और ये 20 मिनट जो हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी उसके बाद का डायग्राम है। तो ये तो लोहे की कील है जो बाहर रखी, जिसको किसी विलयन में नहीं डाला, और ये है बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। ये क्या है बच्चों? लाइट चली गई है। ये है कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। किससे बाहर निकाली बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन से। तो आपको कलर अंतर आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार विलयन की भी तुलना करेंगे। तो एक परख नली A थी बच्चों, ये वाली A है और ये वाली हमारे पास B है। हमने B में क्या डाली थी बच्चों? लोहे की कील। तो A वाली के लिए क्या लिखा है बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन परख नली A। ये बच्चों नीले रंग का होता है। जैसे ही हमने बच्चों इसमें लोहे की कील डाली थी तो यहाँ पर परख नली है, ये परख नली स्टैंड है, और ये अभिक्रिया का मिश्रण है परख नली भी। इन दोनों में बच्चों आपको नीले रंग की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, कौन गहरा है कौन हल्का है, इसमें अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिसमें हमने लोहे की कील डाली थी उसके नीले रंग की तीव्रता कम हो गई, यानी कि नीला रंग थोड़ा सा हल्का हो गया, कम हो गया। तो नीले रंग की जो तीव्रता है वो कम हो गई। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ, क्या एनसीईआरटी समझाना चाहती है। आगे देखते हैं, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया। अब ये देखो बच्चों, लोहे की कील जो वास्तव में आयरन का लोहे का कलर होता है उससे क्या हो गया बच्चों, ये कील जो है वो भूरे रंग की हो गई। किस रंग की? भूरे रंग की। तो ये कह रहा है बच्चों कि भूरे रंग की क्यों हो गई, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है वो मलिन क्यों पड़ गया। मलिन का मतलब बच्चों वो गंदा क्यों हो गया या उसकी तीव्रता कम क्यों हो गई। आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ठीक है, अब इसके आंसर हम देखो बच्चे, रिएक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। इस क्रियाकलाप में क्या हुआ बच्चों, आयरन लिया, कॉपर सल्फेट का विलयन था AQ, आयरन सल्फेट बना और कॉपर क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। अब मैं इसको आपको दोनों के आंसर देता हूँ बच्चों कि लोहे का जो कील का रंग है वो भूरा क्यों हो गया। इसका आंसर इस रिएक्शन में ही छिपा है बच्चों। ये आयरन था जिसकी कील डाली थी, प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था बच्चों AQ, क्या बना हमारे पास, ये बना आयरन सल्फेट AQ, और क्या बना बच्चों, कॉपर नहीं बच्चों, आयरन लिया था तो आयरन बनेगा, सॉरी कॉपर, ये है सॉलिड। क्या आएगी बच्चों, सॉलिड।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर आयरन था और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है बच्चों वो कैसा होता है, नीला। और जैसे ही अब देखो बच्चों, ये अधिक क्रियाशील है, ये कैसा तत्व है बच्चों, अधिक क्रियाशील। आयरन कैसा है, अधिक क्रियाशील। और जो इसमें कॉपर है बच्चों, ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या होती है बच्चों, ये होती है कम क्रियाशील। और अभी हमने बच्चों थोड़ी देर पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन देखी थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो बच्चों ये अधिक क्रियाशील है, ये किसको हटा देगा, इस कॉपर को। तो क्या बनेगा, FeSO4 + CO। अब इसका जो रंग नीला था बच्चों, अब इसका रंग नीला नहीं होता बल्कि बच्चों इसका रंग होता है, वो होता है हरा। कैसा रंग होता है बच्चों, हरा। तो नीला, अब जितना ज़्यादा ये बनता चलेगा बच्चों, विलयन हरा होता चलेगा। अगर लोहे की कीलों को हम 20 मिनट की जगह बच्चों 1 घंटे के लिए रखते तो विलयन एकदम हरा हो जाता। 2-4 घंटे के लिए रखते मान लो तो विलयन हरा हो जाता। हमने 20 मिनट रखा तो थोड़ा सा वो हरा रंग आना शुरू हुआ और नीला रंग गायब होना प्रारंभ हुआ। ठीक बच्चों, तो इसलिए इसका कलर क्या हो गया बच्चों, मलिन हो गया। ये तो आपका इसका आंसर है। पहला प्रश्न क्या था, रंग जो है वो भूरा क्यों हो गया लोहे की कील का। तो बच्चों भूरा क्यों हुआ, क्योंकि इस पर क्या जमना शुरू हो गया था बच्चों, कॉपर जमना शुरू हो गया। ये जो कॉपर था बच्चों, ये कॉपर है वो कहाँ जमना शुरू हो जाएगा, इस लोहे की कील पर। और कॉपर का रंग कैसा होता है बच्चों, भूरा रंग होता है। आपने दिवाली के सीजन पर, दिवाली के टाइम पर, दिवाली के त्यौहार पर फुलझड़ियाँ जलाई होंगी बच्चों, स्पार्कल्स। जो स्पार्कल्स हम चलाते हैं बच्चों, स्पार्कल्स, उन स्पार्कल्स में क्या होता है बच्चों, जो तार आता है कॉपर का वो कैसे रंग का आता है, भूरे रंग का। कैसे रंग का आता है बच्चों, भूरे रंग का। तो कॉपर। या फिर आपने कभी जो वायर देखा है बच्चों, उसको छीला है तो या तो उसमें एल्यूमिनियम होती है जो वाइट कलर का आता है, वाइट चमकीला, और या फिर जो आता है बच्चों वो भूरे रंग का वायर आता है, दो ही कलर में आते हैं बच्चों। तो नीला रंग मलिन हो जाता है किसके बनने के कारण, FeSO4 के बनने के कारण। और जो भूरा रंग हो गया बच्चों किसका, कील का, वो किसके कारण होता है, कॉपर के कारण। तो आपको बच्चों दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कह रही है हमारी NCERT कि इस अभिक्रिया में लोहा यानी कि आयरन ने दूसरे तत्व यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया है। इस अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि ऐसी अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करे बच्चों, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे या हटा दे, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हमारे सामने दे रखे हैं। कौन कौन से उदाहरण, आइए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने अभी बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले, जिंक है उसको कॉपर सल्फेट में डाला, ठीक है, तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन रहा है बच्चों प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तत्व जो है वो अधिक क्रियाशील होगा और जिसको विस्थापित किया है वो कम क्रियाशील होगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे पहचानेंगे, तो एक सारणी आती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, या फिर आप YouTube पर जाएं, अपने ही जो चैनल है उस पर मैंने बता रखा है एक शॉर्ट वीडियो में कि इसकी ट्रिक को कैसे याद आपको करना है। ठीक, इसी प्रकार बच्चों हमारी NCERT में एक और एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, एक और एग्जाम्पल है बच्चों PB, जिसे हम कहते हैं बच्चों लेड, या इसको कहते हैं हम सीसा। क्या कहते हैं, लेड या सीसा। इसको डाला बच्चों हमने कॉपर क्लोराइड के विलयन में, कॉपर क्लोराइड के विलयन में डाला। ठीक, अब देखो बच्चों लेड जो है वो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है तो इस कॉपर को क्या कर देगी बच्चों, विस्थापित कर देगी। तो इस कॉपर को जैसे ही मैं हटाऊंगा तो PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बन जाएगा जलीय विलयन के रूप में, और जो कॉपर थी वो बच्चों अलग हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों कुछ भी नहीं है, एक प्रोडक्ट बनेगा जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो हटा देगा किसको, कम क्रियाशील तत्व को, और अधिक क्रियाशील वाले का लवण बन जाएगा या विलयन बन जाएगा। ठीक, और जो कम क्रियाशील थी बच्चों वो सॉलिड अवस्था में आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर दोनों अभिक्रियाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जिंक था, ये लेड था। जिंक और लेड, जिंक है और लेड है, वो कॉपर की तुलना में, दोनों में कॉपर लिया है तो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो बच्चों आज जो था बहुत इजी था, आज का जो वीडियो है वो बहुत इजी है जो विस्थापन अभिक्रिया पर था। अब हम बात बच्चों इसी वीडियो में विस्थापन के बाद हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं बच्चों।
क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया छोटी सी है, इसमें कोई ज़्यादा लोड भी नहीं है, तो इसी वीडियो में हम बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया की भी बात कर लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, हालांकि जो अपना क्रियाकलाप 1.2 था उसमें हमने इसकी बात की थी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की। मैंने इसमें कहा था कि इसमें आपको 4 आइटम दिए गए होंगे। कितने बच्चों? 4 आइटम आपको दिखें तो आपको आंखें बंद करके सीधा आंसर देना है कि ये अभिक्रिया कैसी है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। आइए कोशिश करते हैं समझने की। अच्छा, सबसे पहले वही मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, तो मैं इसको आपको छोटा कर देता हूं बच्चों। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए मैं आपको इसको समझा देता हूं। इसमें बच्चों A और B कोई एक यौगिक है। A और B दोनों मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं। कोई भी 2 तत्व हो सकते हैं, धातु हो, अधातु हो। और C और D जो है बच्चों वो एक तत्व है या एक यौगिक है ना। एक यौगिक तो ये है कंपाउंड नंबर 1, और ये भी क्या है बच्चों, अपने पास कंपाउंड नंबर 2 है, यौगिक है। 2 यौगिक हैं और दोनों यौगिक बच्चों 2 तत्वों से मिलकर बने हैं। अब मैंने आपको सीधा सिंपल सा फंडा सा बताया था बच्चों। क्या कहा था? इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ और इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ चला जाए तो इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ, यानी कि A और D बन जाएंगे, प्लस बच्चों B और C बन जाएंगे। ठीक है, A के साथ जो B जोड़ा था उसके साथ जोड़ दो आप D को, और जो B के साथ जोड़ा था बच्चों उसको जोड़ दो C के साथ। एक का आगे वाला दूसरे का पीछे वाला, एक का आगे वाला दूसरे का पीछे वाला। सिंपल सा फंडा है। 4 चीज़ें हों, आगे वाले को पीछे वाले से जोड़ दें, खत्म। बस इतनी से सिंपल है। यानी कि ये एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों हम, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कलर दिख रहा है बच्चों आपको? बिल्कुल, या फिर ब्लैक ले लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों में, 2 अभिकारक थे बच्चों, जिनमें दोनों अभिकारकों में आयनों, या मैं कह सकता हूं बच्चों घटकों, आयनों या घटकों का क्या हो बच्चों? आदान प्रदान होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों में आयनों या घटकों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया वो कहलाती हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए बच्चों मैं NCERT से आपको इसको समझाता हूँ। आइए, ये आ गई बच्चों हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्रियाकलाप 1.10 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है बच्चों? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। आपको सूत्र पता नहीं है बच्चों, आपको ये पता चल गया कि एक सोडियम है और एक सल्फेट है, तो मैं लिखूंगा बच्चों सोडियम, और सल्फेट का क्या होता है बच्चों? SO4 का 2। तो इस माइनस के 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, और यहाँ आपको वैसे तो संयोजकता अकेली लिखनी है, चिन्ह कोई मायने नहीं रखता। और आपको पता है बच्चों Na+ बनाता है, तो इसकी 1 है। अब आपको क्या करना है? इसकी संयोजकता को इसके साथ लिखते हैं और इसकी संयोजकता को इसके साथ लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा बच्चों सबसे पहले धनायन को, नॉर्मली धनायन को पहले लिखा जाता है, Na2 लगा दूंगा, और ये कौन बचा बच्चों? SO4। ठीक बच्चों, SO4। ठीक, अब 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर मैं 1 लिखूंगा बच्चों तो वो कितना हो जाता है? 41। इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं बच्चों, केवल क्या लिखेंगे? SO4। तो ये है सोडियम सल्फेट, है ना। नहीं तो आप क्या करते बच्चों? सोडियम और सल्फेट। ये गलत हो गया, ये सही है। आपको 9th में सिखाया गया होगा। ठीक, तो क्या ले लिया बच्चों? सोडियम सल्फेट ले लिया। कब ले लीजिए? एक अन्य परख नली लें, उसमें भी 3 ml बेरियम क्लोराइड लें।
आपको फिर से पता नहीं है बच्चों कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ठीक है, अब बेरियम बच्चों वो Va होता है, Be होता है बेरिलियम, B होता है बोरॉन। बेरियम और क्लोराइड पता है बच्चों आपको Cl से लिखते हैं, है ना। Cl माइनस को कहते हैं हम क्लोराइड। अब इसकी संयोजकता बच्चों 1 और इसकी होती है 2। बेरियम की कितनी होती है 2। आवर्त सारणी हट गई है बच्चों। चैप्टर नंबर 5 वरना हम पढ़ते बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बाप जो आया ना बच्चों वो बेरियम है। तो इस पूरे ग्रुप की आपको आवर्त सारणी धीरे धीरे समझ में आएगी बच्चों। तो पूरी आवर्त सारणी का जो सेकंड जो वर्ग होता है बच्चों, उसकी सब तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो ये सेकंड वर्ग का तत्व है। तो इसको इसके साथ और इसके साथ, तो Ba1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, Cl2। तो ये है बच्चों बेरियम क्लोराइड। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो हम बच्चों रिएक्शन क्या बनाएंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। 2 आइटम मैंने कहा था, 1 और 2 सोडियम है, सल्फेट है, और क्या लिया बेरियम क्लोराइड। तो VaCl2 बेरियम क्लोराइड। 4 आइटम है, करा दो क्रिया। इसके आगे वाला उसके पीछे वाले के साथ, इसका आगे वाला उसके पीछे वाले के साथ भेज दो। ये इसका आगे वाला और ये इसका पीछे वाला। तो सोडियम Na और Cl, Na2Cl2, और अपने को पता है Na2Cl2 कुछ नहीं होता बच्चों, 2 से 2 कैंसिल कर दो या तो बनेगा NaCl, और NaCl होता है बच्चों अपने को पता है। ठीक, ये क्या है बच्चों, नमक है। और इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ, तो प्लस लगा के मैं क्या लिखूंगा। अब धनायन इनमें से कौन होता है बच्चों, ये जो बेरियम है वो क्या होता है, धनायन है। तो बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। अब SO4 की संयोजकता 2 और बेरियम की भी 2, तो दोनों कैंसिल। तो बच्चों ये इस प्रकार आपको रिएक्शन लिखनी है, कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब NCERT को आगे पढ़ते हैं हम। उम्मीद है बच्चों मुझे कि आपको समझ में आई होगी। क्रियाकलाप 1.10, ये क्या करना है बच्चों, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली। इसमें सोडियम सल्फेट भर रहा है बच्चों, इसमें क्या भर रहा है, ये सोडियम सल्फेट। और इसमें क्या है बच्चों, ये है बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली। और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण, इन दोनों चीज़ों को मिलाया और क्या बना। अब देखो यहीं से आपको बता दूं मैं, इसमें क्या था, सोडियम सल्फेट, इसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो ये बन जाएगा इसका आगे वाला इसके पीछे के साथ, तो सोडियम क्लोराइड ये रहा, और इसके पीछे वाला सल्फेट इसके आगे वाले साथ, तो बेरियम सल्फेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब NCERT को आगे लेके चलते हैं। हाँ भैया चलें। देखिए आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखो बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया को आप पहचानना सीख गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहचान लोगे। मैंने आपको सिंपल सा फंडा बताया है कि यदि आपको 4 आइटम दिखाई दें, 4 चीज़ें आपको नजर आएँ, तो आप उसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। अब जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी बच्चों, आपको एक चीज़ बता दूं कि एक ऐसा पदार्थ बनेगा जो परख नली के नीचे जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा, और इसको अपन घोलने की कोशिश करेंगे तो ये घुलता नहीं है। यानी कि ये जो पदार्थ है वो अविलय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है बच्चों, अविलय, जो घुलता नहीं हो, जो विलय नहीं होता। ठीक, तो आप देखेंगे कि श्वेत रंग के कौन सी अभिक्रिया में हमेशा मिलेगा, द्विविस्थापन में। श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है। जो क्या होगा बच्चों, जल में अविलय होगा। इस अविलय पदार्थ को तो कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं बच्चों, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों एक तीर से फिर से 2 निशाने हो गए यहाँ पर। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया और अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो गई कि जब 2 पदार्थों को मिलाया जाए, जब 2 पदार्थों को मिलाया जाए तो अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, अवक्षेपण। कब, जब अवक्षेप बन जाए। अवक्षेप का मतलब क्या समझे बच्चों, एक अविलय पदार्थ बन जाएगा परख नली के नीचे और जो पानी में नहीं घुल पाएगा, तो उसको पदार्थ को तो कहते हैं हम PPT, अवक्षेप, और इस क्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में हमें अगर अवक्षेप भी बना तो वो हो जाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए जैसे कि हमारे पास ये वही रिएक्शन है जो अभी हम ऊपर जो एक्सपेरिमेंट देख के आए, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, अभी बताया था। बेरियम क्लोराइड, सूत्र कैसे बना, अभी बनाया।
अब देखो इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ भेज दो और इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ दो। तो बच्चों ये है बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड। अब इसमें बैलेंस कर दिया है, अपने बैलेंस नहीं किया था। अब बच्चों जो बेरियम सल्फेट है ना, ये जो बेरियम सल्फेट है बच्चों, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि इसको कहेंगे हम PPT। क्या कहेंगे बच्चों इसको? PPT, अवक्षेप। यानी कि ये वो पदार्थ है जो विलयन में या पानी में घुलेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब ये यूँ कह रही है NCERT, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये क्यों बने? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Ba+2 और सल्फेट SO4-2, ये बेरियम है और ये सल्फेट है, कि अभिक्रिया से कौन बना? बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। ये बच्चों क्या है? अवक्षेप है, इसलिए ये बच्चों सॉलिड रूप में अवक्षेप है, इसलिए सॉलिड होता है। अवक्षेप कैसा होगा? सॉलिड। अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर जाके आपके सामने परिभाषा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले इसने किसकी परिभाषा दी बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही आपको अगर अवक्षेप नजर आ रहा है, और ज़्यादातर द्विविस्थापन अभिक्रिया में बच्चों अवक्षेप बनता ही है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है आपके लेवल पर। तो 10th के लेवल तक कोई अंतर नहीं है। आप द्विविस्थापन की रिएक्शन याद करेंगे, उसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया में लिखे हैं। आप अवक्षेपण का प्रयोग या एक्सपेरिमेंट या हम कहते कोई रिएक्शन याद करोगे, इक्वेशन समीकरण याद करोगे, तो आप उसको द्विविस्थापन में लिख सकते हो। दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद तो अपनी अगली रिएक्शन आ जाएगी। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें। 1.2 वही था बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया वाला। आपने लेड नाइट्रेट क्या देखा था बच्चों? लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड की यहाँ पर संयोजकता कितनी है बच्चों? 2। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का क्या होता है बच्चों? की और आयोडीन क्या होता है? आयोडाइड। जब माइनस लग जाता है तो क्या कहते हैं? तो उसको आयोडाइड। I- को आयोडाइड और I अकेला है तो आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था, इन दोनों को अपन ने मिलाया था एक्सपेरिमेंट 1.2 में। अवक्षेप किस रंग का था? अब ये आपको पता। अच्छा क्या बनेगा? सबसे पहले तो लेड का आयोडाइड बन जाएगा बच्चों, PbI। लेड का आयोडाइड बन गया। और क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। अवक्षेप किस रंग का था? क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, लेड आयोडाइड। इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है बच्चों, संतुलित करना है, अभी कर लेंगे। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया? बिल्कुल है। तो बच्चों अब इसको संतुलित करने की बारी है। तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं बच्चों। यहाँ पर मैं लगाता हूं बच्चों A, यहाँ पर मैं लगा देता हूं आपके लिए B, यहाँ पर इसके आगे लगा दूं बच्चों C, और यहाँ पर मैं आपके लिए लगा देता हूं D। तो आपको इस रिएक्शन को लिखना है और A, B, C, D इनके मान आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, कमेंट में भेजने हैं मुझे, ठीक है। और उसके बाद अगली वीडियो में बच्चों हम उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीकरण, और अपचयन तो अपचयन ही है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। हालांकि अगली वीडियो में बात करेंगे इनकी। और इसको कहते हैं बच्चों रिडक्शन। चलिए, तो इस वीडियो में बच्चों हमने किसकी बात की है? इस वीडियो में तो हमने देखा है बच्चों, एक तो देखा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया का, एक हमने देखी बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन देखी, द्विविस्थापन देखी, और इसी के साथ हमने इसमें ही क्या देख लिया बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या देख ली बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये तीनों रिएक्शन इस वीडियो में हो चुके हैं। अब बच्चों आगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उपचयन और अपचयन दिख रहा है, और लास्ट संचरण और विकृति गंधिता। मतलब इसको एक वीडियो में और इसको एक वीडियो, मतलब 2 वीडियो और आएंगे बच्चों। चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब तक हमने देखी, चल भाई चल, संयोजन अभिक्रिया को देखा, वियोजन अभिक्रिया को देखा, इनके साथ ही बच्चों ऊष्माक्षेपी, इसको तीसरा नाम दे दूं, और चौथा ऊष्मा शोषी, इनके बारे में भी देख लिया। 5वीं अगर बात करूं मैं,
तो हमने देख ली बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी, विस्थापन। इसके बाद क्या देखी बच्चों, हमने देखी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक, ये भी पढ़ ली। और इसी के साथ हमने क्या देख ली बच्चों, अवक्षेपण, यानी कि यही वही है। देखो जल्दी जल्दी लिखने में राइटिंग नहीं आती बच्चों डिजिटल बोर्ड पर। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो बच्चों 7 हमने क्या पढ़ ली है, रिएक्शंस पढ़ ली हैं। अब मैं आपको बता दूं क्या बचा है। एक तो बची है बच्चों ऑक्सीकरण, अच्छा इसको 8वीं दे दूं। 9वीं बच्चों बची है अपने पास अपचयन, रिडक्शन। और 10वीं इन दोनों को जो मिलाकर कहते हैं वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो 1, 2 और 3 रिएक्शन आपके पास बच रही हैं, बाकी चैप्टर फ्री। और 2 हेडिंग लास्ट में आ जाएंगी जिनको हम कहते हैं बच्चों विकृत गंधिता, स्वाद और गंध का बिगड़ना, और दूसरी हमारे पास संचरण, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। तो आपके पास 2 ये हेडिंग है और 3 आपके पास रिएक्शंस बची हुई हैं। उम्मीद है आज का वीडियो हालांकि मैंने कोशिश की है बच्चों आपको स्लो पढ़ाने की कोशिश की ताकि समझ में आए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसी कि आज का वीडियो है जो बहुत आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।